जय हिंद साथियों। आज हम लोग 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं। 3 जनवरी को ही हम क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि 3 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था। साधारणतः इनकी जो जाति है, इनकी जाति जो है माली जाति है। माली जाति में पैदा होती हैं। अब जाति मैंने क्यों बताया? क्योंकि इनकी कहानी ही यहीं से शुरू होती है। क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है जाति को लेकर के संघर्ष है। हमारे हिंदुस्तान में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले और आज तक भी आप देखेंगे जगह जगह पे जातिवाद का जहर आपको देखने के लिए मिल जाता है। कहा जाता है कि जाति है कि जो जाति ही नहीं है। तो जाति है जो दोस्तों जा नहीं रही है और न जाने के पीछे का कारण है क्योंकि हम ही सब हैं जो जातियों को लेकर के ढो रहे हैं। तो इनकी पूरा जो संघर्ष है, पूरा जीवन जाति उत्पीड़न की वजह से ज़्यादा कठोर में हो गया, इसलिए जाति का जिक्र होना सहज था। अब आगे समझते हैं। इनका जो जन्म है 3 जनवरी 1831 को हुआ। इनके जो पापा हैं खंडोजी हैं। खंडोजी माली जाति के खंडोजी। इनका जो जन्म हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में हुआ एक जिला है वहाँ पे सतारा करके। उस सतारा जिला में एक गांव है जिस गांव का नाम है नायगांव। ये जो नायगांव है यहीं पर इनका जन्म होता है। धीरे धीरे जब ये बड़ी होती हैं तो इनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था। ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन जाति भेदभाव की वजह से देखिए फिर से आ रहा है। इनकी कहानी में जाति आना एकदम स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता है क्योंकि जाति संघर्ष है इनके पूरे जीवन में। तो ये पढ़ना चाहती थी। अब इन्होंने कोशिश किया पढ़ने के लिए, लेकिन समाज जो शिक्षा के स्तर से बटा हुआ था, हमारे ही जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म में जो व्यवस्थाएं थी, आप कह सकते हैं व्यवस्था नहीं बल्कि घटिया व्यवस्था जो थी हिंदू धर्म की, घटिया व्यवस्था वह थी कि शिक्षा जो प्राप्त करने का हक और अधिकार है वह केवल ब्राह्मण को है और क्षत्रिय जो है वो लड़ने लड़ाने का काम करेगा। मतलब सुरक्षा, मतलब एजुकेशन की जो कंडीशन है कि एजुकेशन वही प्राप्त करेगा जो ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण कौन होगा? जो जन्म से ब्राह्मण होगा। कर्म से ब्राह्मण का हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है। कर्म से ब्राह्मण नहीं। आज भी आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं। भले ही हमें बार बार ये चीज़ फुसलाया जाता है, भड़काया जाता है कि हमारे यहाँ जातियाँ कर्म से थी जो जन्म से नहीं। आप देखिए इस समय कौन सी स्थिति है, देख सकते हैं। अगर एक दलित वर्ग का व्यक्ति महान विद्वान हो या प्रोफेसर बन जाए फिर भी वह ब्राह्मण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जातियों को जन्म से जोड़ दिया गया है। इसलिए चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे वह दलित वर्ग का हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कास्ट का हो, वह उसकी जातियां जो हैं उसके जन्म से जुड़ गई। जबकि शुरुआत के इतिहास में बताया जाता है कि जातियां जन्म से नहीं बल्कि कर्म से थी। तो पता नहीं कब ये कहानी थी। अभी तो फिलहाल में हिंदुस्तान में कहानी नहीं लागू कर रही है, न वर्तमान में ये साबित हो पा रहा है। चलिए, तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ? नायगांव में। और इनका पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था। एक बार ये खेलते कूदते अपने घर से थोड़ी दूर पे चली जाती हैं। वहीं पर इन्हें पहली बार एक बाइबल पढ़ती हुई कुछ लड़कियां मिलती हैं। मतलब कह सकते हैं कुछ महिलाएं जो थी पढ़ रही थी, बाइबल को पढ़ रही थी। और ये डरते डरते उनके पास जाती हैं और जाती हैं तो जो महिलाएं देखती हैं तो उसे बुलाती हैं सावित्री को। और सावित्री वहाँ जाती हैं और वो नाम पूछती हैं, थोड़ा बहुत बात विचार होता है। फिर वो महिलाएं, हालांकि वो ईसाई धर्म की थी, तो उनका मकसद था कि हम ईसाई धर्म को क्या करें, फैलाएं। इसलिए उन सभी महिलाओं में से कोई एक महिला जो थी सावित्रीबाई को एक बाइबल दे देती है कि ये लीजिए आप पढ़िएगा। सावित्रीबाई उस समय भी एक बात कहती हैं कि देखिए मुझे पढ़ने नहीं आता है, और दूसरी बात तो इस जो किताब आप हमको दे रही हैं इस किताब में सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। हम मराठी लोग हैं जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो हमारा जो लैंग्वेज है मराठी है और ये जो किताब है ये पूरी इंग्लिश में है, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। वह महिला कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है, कोई भी भाषा तुम नहीं पढ़ सकती हो, एक काम करो इस किताब को लेकर जाओ, बाइबल को, इसको अपने पास रखना, इसको कम से कम तुम इसमें जो चित्र छपे हुए हैं, फोटो हैं, उसको ही देखना। ये इस उम्मीद से किताब को लेकर आती हैं और घर पे जब लेकर आती हैं तो एक दिन वो उस किताब को पढ़ रही थी। जब वो किताब को पढ़ रही थी तो इनके पापा जो हैं खंडोजी देख लेते हैं। जैसे ही देखते हैं कि मेरी बेटी सावित्री पढ़ रही है,
इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तुम क्यों पढ़ रही हो। जो हजारों साल, हजारों लाखों वर्ष से जो परंपराएं चली आ रही हैं कि हम लोगों को नहीं शिक्षा प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करने का जो हक और अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों को है, हम क्या करेंगे पढ़कर, और तुम क्यों पढ़ रही हो, लोग क्या कहेंगे। सोचिए उस समय की मानसिकता कितनी घटिया थी। अगर लड़की पढ़ रही है तो ये कह रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लड़की पढ़ने पर क्या सोचेंगे। इतनी घटिया मानसिकता थी, इतनी घटिया विचारधाराएं हिंदू समाज में जो थी, आप कह सकते हैं हिंदू धर्म में थी। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, हर धर्म में कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें गलत थी। जैसे हिंदू धर्म में एक बहुत ही घटिया वो प्रथा थी, सती प्रथा। अब सोचिए दुनिया के इतिहास को कहीं से भी उठा के आप देख लीजिए, कहीं ऐसी प्रथा नहीं मिलेगी कि अगर किसी महिला का पति मर जाए तो उसे अपने पति के साथ जलना होगा। ये प्रथा आपको हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलती है। जो ये प्रथा नहीं बल्कि इसको कहते हैं कुप्रथा थी। ऐसी घटना, मतलब इतना घटिया घटिया मानसिकताएं यहाँ की रही हुई हैं और लंबे समय से हमारे पूर्वज इसको लेकर ढोते हुए आए। इस शुक्र मनाइए आधुनिक युग का जिसमें ये सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। आप कल्पना करिए, जिस भारत को आप ये कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान महान है या मेरा भारत महान है, उस महान भारत में ये घटनाएं हो रही थी। अगर आज भी ये होती तो क्या आप ये कह पाते कि हमारा भारत महान है? एक बार सोच के देखिए, जिस हिंदुस्तान में महिलाओं को दोबारा शादी करने का हक ना हो, मान लीजिए तलाक हो गया, हम दोबारा शादी कर सकते हैं आज, लेकिन पहले नहीं था। पति मर गया किसी कारणवश, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने बाद मर गया, तो क्या महिला पूरे जीवन भर वैसे ही अकेले रहे? उस महिला को सुरक्षा कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश में, जिस देश में पुरुष प्रधान देश है, और आप आए दिन देखते हैं कि हर दूसरे चौथे 5वें दिन एक केस ऐसा मिलता है आपके साथ कि यहां पर पुरुष समाज द्वारा किसी महिला का बलात्कार किया गया। आज से 100 साल पहले सोचिए कितना कठिन रहा होगा ये सब चीज। तो इनके जो पापा हैं खंडो जी, वो यही बात कहते हैं सावित्री से कि तुम ये पढ़ रही हो, नाक कटवा दोगी मेरा समाज में, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इनकी बेटी पढ़ती है। और उस समय ये लोगों के दिमाग में मानसिकता बना दी गई थी, उनके दिमाग में, कि यदि ब्राह्मण के अलावा कोई भी कास्ट की लड़की अगर पढ़ती है लिखती है तो वह डायन है, वह धर्म को भ्रष्ट कर देगी। सोचिए, पढ़ना धर्म को भ्रष्ट कर देगा। दूसरे जाति के लोग पढ़ लेंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म इतना कमजोर हो सकता है? अगर धर्म इतना कमजोर है तो धर्म खोखला और ढोंग है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आप देखेंगे दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं जहां पर महिलाओं को खुद पढ़ने लिखने का हक और अधिकार नहीं दिया गया। और आज भी जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश में महिलाएं अपनी शिक्षा और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। 21वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, 21वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा है। आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले कैसा रहा होगा पूरी दुनिया। अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात है, पर उतना अच्छा सब कुछ था नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। 2 दिन 3 दिन पहले ही घटना है बीएचयू स्कूल में, जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है, वहां पर आईआईटी के स्टूडेंट गैंग रेप करते हैं। किस चीज को दर्शाता है? पुरुष प्रधान मानसिकता यही है। चलिए खैर, इस बात को हम लोग छोड़ते हैं। तो इनका जो जन्म यहां पर हुआ, ये पढ़ना चाह रही थी, पढ़ नहीं पाई। इनके पापा द्वारा इनको डांटा गया कि भाई तुम इस सब चीज को छोड़ दो। और जब इस बात को थोड़ा सा बेटी और बाप में कहा सुनी हुआ, तो इनके जो पिताजी थे खंडो जी, उस बाइबल को और लेते हैं और उसको फाड़ देते हैं और फाड़ कर फेंक देते हैं। सावित्री बाई को उस समय उनके दिल में ये चोट लगी कि हमको पढ़ने से रोका गया, हमारा मन है जो हम करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति को इतनी तो आज़ादी हो कि वह अपने विचारों के आधार से वह जी सके। उसके ऊपर धर्म के नियम ही सर्वोपरि नियम हो सकते हैं, या समाज का बनाया हुआ नियम उसके ऊपर सर्वोपरि हो सकता है। ये उनके दिमाग में एक सवाल उठा, कैसे? हमारा खुद का अपना जीवन है, हमारे नियम कहाँ गए? समाज के नियम हो सकते हैं घटिया नियम हो, इतिहास में ऐसे हजारों नियम हैं जो घटिया थे, धर्म में ऐसे हजारों बातें हैं जो घटिया हैं, जो गलत है। उन बातों को क्यों माने हम? ये सवाल थे सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले ने उसी समय उसी किताब को उठाया और लेकर चली गई, और उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं पढ़कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सावित्रीबाई लगातार कोशिश करती रही। अब सामाजिक परंपराएं, जब कोई लड़की
अपने पिता से अगर किसी हक और अधिकार के लिए या किसी तरह से समाज से अपने हक और अधिकार के लिए जब बात करती है तो लोग उसे गलत कहते हैं, बदचलन कहते हैं, बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, ये सारी बातें कहते हैं। जब ये बातें खंडू जी तक पहुंची कि आपकी बेटी धर्म भ्रष्ट कर रही है, सामाजिक नियम कानून को तोड़ रही है, तो इन्होंने शादी कर दिया। आज भी आप इस चीज को देखेंगे, जब लड़की अब कुछ भी डिमांड करती है तो समाज घर में सबसे पहली प्राथमिकता ही बात आती है कि शादी विवाह कर दिया जाए इसका। क्यों? आज भी हिंदुस्तान देखिए, पहले हमारा हिंदुस्तान मुगलों का गुलाम था, आज उसके बाद हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उसके बाद हमारा हिंदुस्तान मानसिकता का फिर गुलाम हो गया, पुरुष प्रधान मानसिकता। आज भी आप देखेंगे जितना समाज में पुरुष को हक और अधिकार प्राप्त है और वह हक और अधिकार उसके कर्मों से प्राप्त ही नहीं है, उसके जन्म से प्राप्त है। वह पुरुष पैदा हुआ इसलिए उसके पास अधिक हक है। अगर महिला कोई पैदा हुई है तो उसके पास कम हक है। संविधान हमें बराबर हक देता है पर समाज में नहीं देता है। अब बताइए राष्ट्र किससे बनता है? कागज की बुलंदों से या हमसे? समाज से राष्ट्र बनता है। समाज में जब एक महिला को बराबर का सम्मान ही नहीं है तो कागज की बुलंदों में सम्मान देकर आप क्या कर लेंगे? वो सम्मान वैसी वैसी रखा रह जाएगा। आज भी वो सम्मान अधूरा है। एकता अखंडता की बात जो की जाती है, बार बार समानता की बात की जाती है, कहीं न कहीं वो एक ढकोसला साबित होता है जब ऐसी घटनाएं आपके सामने आती हैं। आज भी आप देखिए घर गांव समाज में लड़के और लड़कियों को उतनी ज्यादा फैसिलिटी एक बराबर नहीं दी जाती है जितना एक लड़के को दिया जाता है। चलिए इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे फिर इनकी शादी कर दी जाती है। अब इनकी जो शादी होती है, जो इनके हस्बैंड हैं उनका नाम है ज्योतिबा राव फूले। यहां पे हमने लिखा है ज्योतिबा राव फूले। अब ज्योतिबा राव फूले का इतिहास में एक अनोखा काम है। हालांकि जब भी सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे उसी समय आप ज्योतिबा राव फूले को भी पढ़ेंगे। मतलब जब भी इन दोनों व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे तब एक दूसरे का जिक्र हो ही जाता है, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही था, मकसद एक ही था, समाज को सुधारना, समाज के अंदर जो घटिया विचारधाराएं हैं, घटिया परंपराएं हैं, उसको तोड़ देना। इसलिए जब भी एक व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे तब दूसरे व्यक्ति का संबंध उसमें आ ही जाता है। तो इनकी जो शादी होती है ज्योतिबा राव फूले से होती है। जिस समय इनकी शादी होती है सावित्रीबाई का जो उम्र था उस समय लगभग कहीं कहीं पे डेट में थोड़ा सा उम्र में अंतर आपको मिल सकता है, 9 साल था। कहा था कि 9 साल की थी तभी इनका क्या हो गया, विवाह हो गया। तो इनकी उम्र भी बहुत कम रही होगी। इनकी उम्र उस समय लगभग 13 साल बताई जाती है। अब इस चीज को मैंने पहले ही आपको कोट कर दिया कि इस उम्र को लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उम्र थोड़ी सी और अधिक थी, कुछ का मानना है यही था, कुछ का मानना थोड़ा सा कम था। तो इसको हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा राव फूले उस समय लगभग 13 साल के थे। अब ये लोग एक साथ रहने लगे। जब एक साथ रहने लगे तो लंबे समय के बाद धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो अब हमारा जो समाज था उस समय, समाज सिर्फ पुरुषों को पढ़ने को हक प्रदान किया था। तो ज्योतिबा राव फूले पढ़े और ये पढ़ना चाहती थी, ये नहीं पढ़ पाई। एक दिन जब सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिबा राव फूले से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं और मैं बचपन से इस चीज के प्रति आकर्षित थी, हमारे पिताजी ने हमको डांटा, हमारी शादी कर दी, इस डर की वजह से मैं न तो आपसे कभी कही, न पिता से कभी कही, न समाज से कभी कही, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ूं। जब पहली बार ये बात ज्योतिबा राव फूले को पता चलता है कि मेरी बीवी सावित्रीबाई फूले पढ़ना चाहती हैं, तो उनको पढ़ाना चालू करते हैं और अपने ही घर में पढ़ाना चालू करते हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कहीं भेजे हैं, खुद अपने घर पे खुद उनको पढ़ाते हैं और पढ़ा के उन्हें बढ़िया सा एजुकेटेड पर्सन बना देते हैं। जब उन्हें बढ़िया एजुकेशन मिल जाता है तो ये दोनों के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना हम ये चीज समाज तक ले जाएं, समाज को भी पढ़ने पढ़ाने के लिए आगे लाएं, सबको प्रेरित करें। जब इन दोनों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश किया कि हम सब अब आओ हम सब पढ़ सकते हैं, सबको पढ़ने का हक है, सबको अपने जिंदगी को अपने आधार से जीने का हक और अधिकार है। जब इस तरह की बातें होने लगी तो एक जगह के लोगों को दिक्कत हो रहा था, जो इस धर्म के आडंबर को बनाए हुए थे, जो जाति को इस तरह से बांटे हुए थे, जिन्होंने एक नियम थोप दिया था कि भाई आप नहीं पढ़ सकते हैं, उन सबको तकलीफ हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि समाज में एक पक्ष है जो चाहता ही नहीं कि ऐसा हो,
वह पक्ष कौन था? धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने लोगों को मूर्ख रहने के लिए एक नीति बनाई कि अगर इन्हें पढ़ाएंगे नहीं तो ये मूर्ख रहेंगे, जब ये मूर्ख रहेंगे तो धार्मिक रहेंगे, जब धार्मिक रहेंगे तो धर्म से लाभ होगा हमको। और धर्म से लाभ किसको होगा? जो समाज में सबसे एजुकेटेड पर्सन होगा। आप सीधे सीधे एक चीज कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण समाज था उस समय का, उस समाज नहीं चाहता था वह समाज कि ऐसी घटनाएं हो। सोचिए, इतना घटिया विचारधारा है। आप कल्पना के परे है कि अगर आज नारी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती तो क्या हिंदुस्तान इस समय जो 5वीं ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का होने वाला राष्ट्र है, क्या हो पाता? क्या पुरुष सब कुछ कर लेता? और क्यों पुरुष ही सब कुछ करेगा, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या उसके अंदर कम था? सोचने वाली बात है। चलिए, तो ज्योतिबा राव फूले की उस समय मतलब उम्र कितनी थी? 13 साल। अब जब समाज में इन्होंने पढ़ाना चालू किया, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के छोटे छोटे बच्चों को जब इन्होंने पढ़ाना चालू किया तो उसी समय समाज से ताने बाने मिले। समाज ने अलग अलग प्रकार के ताने दिए। जब ताने एकदम क्रॉस हो गए, सहने के पार हो गए, तो इनके जो पापा हैं ज्योतिबा राव फूले के, इनका नाम है गोविंद राव। गोविंद राव ने एक कंडीशन दिया कि देखो भाई, समाज से रोज ताना सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम दोनों को इतनी बार कह चुका हूं कि पढ़ना लिखना बंद कर दो और पढ़ाना भी बंद कर दो। ज्योतिबा राव फूले के पापा जो गोविंद राव हैं, उन्होंने एक कंडीशन रखा एक दिन, जब हर तरह से समझा समझा के हार गए, हर सारी बातें हो चुकी, समाज घर सब थक गए, तो इन्होंने एक बात सीधे कहा कि अब एक कंडीशन है, या तो तुम मेरे घर में रहोगे तो एक कंडीशन पे कि ये जो काम तुम कर रहे हो समाज को पढ़ाने का, समाज को जगाने का, उसे तुम नहीं करोगे, या तो अब आज ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और मेरे घर से बाहर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगा। ज्योतिबा राव फूले की सारी वो अपने सर सामान को लेते हैं और अपने घर को छोड़ देते हैं। एक यहां पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि ज्योतिबा राव फूले अपने पिता के अच्छे पुत्र नहीं बन सके, पर याद रखिए ये आज राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। भले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में दर्ज है, लेकिन यह व्यक्ति भी राष्ट्रपिता के रूप में ही माना जाता है। जिसने राष्ट्र के लिए अपने पिता की बात को ठुकरा दिया, वो आज राष्ट्रपिता के रूप में है। अब इन दोनों ने इस अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम को जारी रखा। समाज में जब पढ़ाने काम चालू हुआ, तो इस तरह से जब धीरे धीरे बढ़ गया, तो एक समय आया कि इन दोनों के मन में विचार आया, क्यों ना घर अलग अलग जगह जाके हम पढ़ाते हैं, इससे काफ़ी समय खर्च होता है और हम ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। एक स्कूल बनाया जाए, उस स्कूल में अगर सब लोग पढ़ने आएंगे तो हम एक ही जगह ज़्यादा लोगों को पढ़ा पाएंगे। तो इस विचारधारा के साथ इन्होंने एक स्कूल बनाया। वह स्कूल जो है, वो स्कूल बनाया गया पुणे भिड़ेवाला स्कूल, और वो सन है 1848 में यह स्कूल बनाया गया और इस स्कूल की स्थापना की गई। और इसी स्कूल से पहली बार इनका काम चालू हुआ, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला यहाँ से चला। एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से जुड़ती है कि जब सावित्रीबाई फूले अपने घर से इस स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो इसी समाज के लोग, जो समाज इस विचारधाराओं से ग्रसित था कि महिलाओं को पढ़ाने का कोई हक और अधिकार नहीं है, इस मानसिकता के लोग, जो घटिया मानसिकता के लोग थे, वे सभी के सभी इस महिला के ऊपर पत्थरों से मारा करते थे और डायन कहते थे। डायन इसलिए कहते थे तुम धर्म को भ्रष्ट कर रही हो, सामाजिक ढांचों को तोड़ रही हो, तुम डायन हो। इस तरह से कह करके लोगों ने पत्थर फेंके, यहां तक कि मल मूत्र गोबर तक फेंके इनके ऊपर। ये जब सोचिए, एक महिला अपने घर से निकली है समाज में सुधार करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए काम कर रही है, लोगों को पढ़ा रही है, और उस महिला के रास्ते में लोग गोबर फेंक के स्वागत कर रहे हैं, उसके ऊपर डायन कह के स्वागत कर रहे हैं कि लड़कियों को तुम पढ़ा रही हो। आज अगर हिंदुस्तान में जो महिलाओं की दशा है, अगर इस महिला ने अपनी दशा के ऊपर ध्यान दिया होता, इनकी दशा से बेदशा हो गई महिला। सोचिए, गोबर फेंक दिया गया, अगर इसने इतना कष्ट नहीं उठाया होता तो आज जो महिलाओं की स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। आज शायद आज भी आप अन्य राष्ट्र की तरह, कई राष्ट्र ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को बच्चा पैदा करने का एक मशीन माना जाता है, वैसे शायद हिंदुस्तान में आज होता कि आप सिर्फ एक वस्तु होती और कुछ नहीं, वो भी भोग विलास करने वाली वस्तु। इस महिला ने संघर्ष करके आज सब कुछ आपके लिए सही कर दिया है। जब आज पैदा हुई शायद आप, तो आपके लिए ऐसा संघर्ष जो इस महिला ने किया
या वैसी समस्याएं जो इनके समय पर थी वो आपने फेस ही नहीं किया। सोचिए, इतिहास के पन्नों में इस महिला का जिक्र बहुत कम होता है, इतिहास में भी इसको छुपाया गया और हर जगह छुपाने की कोशिश की गई। अभी महाराष्ट्र में कुछ अच्छे काम किए गए कि इस महिला को सिलेबस में इन्वॉल्व किया गया कि भाई बच्चों को पढ़ाया जाए। कई ऐसे अनाथ आश्रम हैं जो इनके नाम पे चलाए गए, कई पत्रिकाएं इनके नाम पे चली, टिकट घर जो था ये इनके नाम से लाए गए। महाराष्ट्र ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। बाकी अन्य राज्य शांत हैं, सब मस्त है अपने में। चलिए, तो इन्होंने अपना स्कूल बनाया और वह इस स्कूल में जब पढ़ाने जाती तो हमने बताया कि गोबर लोग फेंकते थे, गोबर फेंक कर उनका स्वागत किया गया। एक दिन इनका दिमाग खराब हो गया कि मैं रोज समझा कि इन लोगों को थक चुकी हूं कि मुझे क्यों फेंकते हो, मुझे मेरे ऊपर क्यों फेंकते हो। कई बार लोग इनके ऊपर डंडे लेकर के मारने चले आए। इन्होंने एक ही बात कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो, मैं तुम्हारे ही घर की बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए जाती हूं, इसी समाज की बेटियां हैं जिसे मैं पढ़ाती हूं। अगर आज मैं पढ़ा रही हूं, कल वो कुछ करेंगी तो वो इसी तुम्हारे ही घर की होंगी। लेकिन फिर भी लोगों ने बात नहीं सुनी। यहां तक कि एक बार रास्ते जब ये कर रही थी तो एक बार इन्होंने अपने पति से कहा कि देखो मैं एकदम थक गई हूं इस तुम्हारे और अपने प्रोजेक्ट पर, जो हमारा भले हम अच्छा सोच रहे हैं लेकिन हमारा समाज इतना घटिया है कि इस विचारधारा का सम्मान ही नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं जिस साड़ी को पहन के जाती हूं वो साड़ी स्कूल पहुंचते पहुंचते एकदम गंदी हो जाती है और मैं 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाती हूं और पढ़ाते समय मेरी शरीर मुझे ही बदबू मारती है, मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं बीमार हो जाऊंगी। इस तरह से तो ये जो ज्योतिबा राव फूले थे, इन्होंने कहा बस इतनी सी समस्या है, एक काम करो, अब 2 साड़ी लो, एक साड़ी तुम पहन कर जाओगी और एक साड़ी बैग में रख कर लेके जाओ। जब ये रास्ते से निकली साड़ी पहनकर तो लोगों ने फिर स्वागत किया उसी तरह से गोबर से। सोचिए, महिला पढ़ाने के लिए जा रही है, स्वागत गोबर से हर दिन हो रहा है। जब ये उस तरह से स्कूल पहुंचती थी, साड़ी एकदम गंदी हो जाती थी, वो स्कूल में जाकर के अपना ड्रेस चेंज करती थी और जो बैग में साड़ी ली थी उस साड़ी को पहनती हैं और फिर उसको पहनकर पढ़ाती हैं और फिर उस साड़ी को उतार करके फिर बैग में रखती हैं। उस गोबर वाली साड़ी को फिर से पहनकर फिर आती थी, क्योंकि आते वक्त भी लोग गोबर से मारते थे। यह स्थिति थी। इस तरह से सिलसिला चलता रहा और इन्होंने पढ़ाना रोका नहीं, लोगों ने गोबर फेंकना नहीं रोका, इन्होंने पढ़ाना भी नहीं रोका। एक दिन इतनी घटनाएं विचित्र हुई कि एक बहुत ही मोटा तगड़ा आदमी एकदम आया और एकदम दौड़ा लिया डंडा लेके सावित्रीबाई फूले को कि आज तुमको पीटी देंगे। सावित्रीबाई फूले भागते 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 गई। जब उनसे नहीं लगा कि अब नहीं भाग पाएंगे, रुक गई। अब मोटा जो आदमी था वो मोटू आया और बोला कि तुम सुधरोगी नहीं। 2-4 बात आलतू फालतू बोला। सावित्रीबाई फूले को लगा कि जो समाज यहाँ सुन रहा है वो हमारी सहायता करेगा, पर कोई सामने नहीं आया। और फिर सावित्रीबाई आगे बढ़ती हैं और ये एक तमाचा खींच के मोटू को मारती है। मोटू उलट के उलट पलट गए हिठियां। अब जब पहली बार सावित्रीबाई ने एक तमाचा उस मोटू को दिया, उसी समय से, उसी अगले दिन से किसी पुरुष के अंदर यह हिम्मत ही नहीं हुआ कि सावित्रीबाई फूले को दोबारा गोबर मारे। मतलब ये कमी थी कि जब तक हम सावित्रीबाई लाते से नहीं मारेंगी तब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं। उन्होंने अंतिम में लतियाया उस मोटू आदमी को, मोटे को, तब जाके लोग सुधरे। इस तरह से उनका सिलसिला चलता रहा। और इस महिला ने फिर इन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किए, अलग अलग तरह से काम किए। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और इस तरह से सब कुछ चलता रहा। एक बार इन्होंने कई चीज़ों की स्थापना की, जैसे एक चीज़ें हैं इनकी बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह यह वह संस्था थी जहां पर अब समाज में हमारे एक और घटिया मानसिकता चल रही थी कि जो महिलाओं के पति मर चुके हैं उन महिलाओं को अपना सर का बाल मुड़वा देना होगा और वैसे ही वो जिएंगी। अब इसकी समस्या ये थी, इसके पीछे का जो तर्क दिया गया कि जिसके पति मर चुके हैं, अगर वह महिला कुरूप दिखे, बदसूरत दिखेगी तो कोई पुरुष उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। अब सोचिए, पुरुष आकर्षित हो रहा है, उसके लिए सजा किसको दिया जा रहा है? महिला को। अरे भाई, पुरुष को पीट दो एक दिन पकड़ के, उसका आकर्षण कुल गायब हो जाएगा। अब इस चक्कर में पुरुष आकर्षित ना हो जाए इसलिए महिला को क्या किया गया? उसका बाल उसका मुड़वा दिया गया। अब महिला का जब बाल मुड़वा दिया गया, इस तरह की प्रथाएं चलने लगी। अब यहां तक कि समाज इतना घटिया था उस समय का कि बहुत ऐसी महिलाएं थी जो विधवा थी और सामाजिक उत्पीड़न
सेक्सुअल क्राइम, रेप जैसी घटनाएं होती थी। उस समय तो कोई कानून नहीं था, देश आज़ाद भी नहीं था, गुलाम थे हम लोग। अब उस समय सेक्सुअल क्राइम हुए, बहुत महिलाएं ऐसी थी जो लोग गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो हमारा समाज, अब सोचिए, गलती महिला की नहीं है, पुरुष की है। अब महिला गर्भवती है तो अब महिला के पास एक ही कंडीशन था कि या तो एबॉर्शन करवा ले या तो आत्महत्या कर ले। एबॉर्शन को लेकर के लॉ कुछ बने हुए थे उस समय जो अनुमति नहीं देते थे, और आत्महत्या दूसरा रास्ता था। तो इस तरह की पीड़ित महिलाओं को बचाने के लिए इन्होंने अपना बाल हत्या प्रतिबंधक गृह चलाए विधवा महिलाओं के लिए। वहां से इन्होंने अलग अलग तरह से लोगों को समझाने की कोशिश किया कि भाई तुम्हारे हस्बैंड मर गए हैं, तुम दोबारा शादी करो। इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया गया, भाई कब तक अपना जीवन अकेले जियोगी, फिर से शादी कर लो। किसी की मृत्यु किसी की गलती से नहीं होती है, वो तो एक घटना है जो हो गई हो गई। अब क्यों उस घटना को लेकर के पूरे जीवन तक जियोगी। इस तरह लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया। इसके लिए भी विरोध हुआ कि विधवा महिला को आप शादी करने के लिए कह रहे हैं दोबारा, इसको पिछले जन्म का पाप था इसलिए विधवा इस जन्म में है। अब सोचिए, पिछले जन्म का पाप है और उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो अत्याचार किए जा रहे हैं, सेक्सुअल क्राइम किए जा रहे हैं, वो सब जो है उस जन्म में भगवान थे जो इस जन्म में भी दंड दे रहे हैं। कितनी घटिया मानसिकता। एक बार की बात है, इसी तरह एक महिला पीड़ित थी जो विधवा थी, सेक्सुअल क्राइम हुआ उसके साथ, वह गर्भवती थी और वो सुसाइड करने जा रही थी और मिल गई किसको, ज्योतिबा राव फूले को रास्ते में। इन्होंने उनको समझाया कि देखो भाई, मरने से कुछ बदलने वाला है नहीं, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, मैंने एक संस्था बनाई है जहाँ पे तुम रहो और वहाँ सब कुछ आपका देख रेख होगा, आपके बच्चे की परवरिश की जाएगी, सब कुछ होगा। तो वह महिला इनके साथ उस संस्था तक आती है। संस्था का हमने नाम बताया बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, वहाँ लाती हैं। सावित्रीबाई उस महिला की देख रेख करती हैं और देख रेख के साथ कुछ दिन बाद जब उसकी डिलीवरी होती है तो वह एक लड़का पैदा होता है। जब वह लड़का पैदा हुआ, अब समाज की अलग मानसिकता, अगर किसी लड़के का पिता नहीं है तो उसे अलग से उत्पीड़न दिया गया। मतलब सोचिए, हर स्थिति में सजा, एकदम घटिया से घटिया प्रावधान। अब उसका बाप नहीं है तो क्या करे, अब बाप न होने की सजा, गजब की बात है। पति न होने की सजा, शादी न करने की सजा, सब सजाए हर कंडीशन में। तो जो उस महिला का एक लड़का पैदा हुआ, उसका एक नाम रखा गया यशवंत करके। यहां पे हमने उसका नाम लिखा है यशवंत राव। यह जो नाम है ज्योतिबा राव फूले द्वारा ही उस बच्चे को दिया जाता है कि भाई इसका नाम क्या रहेगा, यशवंत राव। और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले का कोई संतान नहीं है। तो ये लोग उस महिला से कहते हैं भाई, उस महिला का कहीं कहीं नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, काशीबाई शायद उनका नाम था, जिस महिला के पुत्र हैं यशवंत राव। इनकी मम्मी का शायद कन्फर्म नहीं है, शायद काशीबाई नाम था। तो ये जो इनके लड़के हुए, मतलब यशवंत राव को सावित्रीबाई फूले ने क्या कर लिया, गोद ले लिया। और गोद ले लिया और इतना बेहतरीन शिक्षा दी गई कि आगे जाके यह आदमी डॉक्टर बनता है। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसको खुद पढ़ने में मौका नहीं दिया गया, वो पूरे समाज को पढ़ा रही है। एक बच्चे को गोद लेती है जिसका बाप नहीं है और उस बच्चे को अंतिम में क्या बनाती हैं, डॉक्टर। वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा डॉक्टर। एक बड़ा डॉक्टर बना देती हैं इस आदमी को। अब जब ये सारा काम कर रही थी, स्कूल को खोला जाना, इन्होंने टोटल आपको पता है 4 साल में 18 स्कूल खोला। 4 साल में 18 स्कूल खोले गए इनके द्वारा। सोचिए, 4 साल के अंदर इन्होंने 18 स्कूल को खोला और महिलाओं को पढ़ाया। इतनी अच्छी एजुकेशन इनके स्कूल में दी जा रही थी कि उस समय के जो सरकारी स्कूल थे उसके परसेंटेज इनके स्कूल से कई गुना कम थे। मतलब जो दोनों परसेंटेज आ रहे थे, सावित्रीबाई फूले के स्कूल का जो परसेंटेज था, वह परसेंटेज उन बच्चों के परसेंटेज से काफी ज्यादा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए इनके चर्चे बढ़ने लगे। धीरे धीरे एक स्कूल से 2 स्कूल, 2 स्कूल से 3 स्कूल बनते गए और समाज के कुछ वर्ग जो लोग पीड़ित थे, जिनके अंदर पढ़ने की ललक थी, वो लोग बाहर आए। और इन्होंने, जिसके अंदर ललक नहीं थी, जो पढ़ना नहीं चाहते थे, इन्होंने मोटिवेट करके उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाया। इस तरह से इनकी जब क्रांति चलती गई, उसी समय अब सोचिए, इस महिला का जो समय काल है 1831 है। अब 1831 में पैदा हुई, इसके 10-20 साल ही तो स्कूल में जाएंगी।
तो अब कहानी चल रही थी, इसी समय सारी घटनाएं घटती गई। एक बार का एक जिक्र होता है कि इनके सारे कार्यों का विरोध करने के लिए एक व्यक्ति आए जिनका बड़ा फेमस नाम उनका है बाल गंगाधर तिलक। अब सोचिए, बाल गंगाधर तिलक सावित्रीबाई फूले के कार्यों का विरोध कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा काम न करें। अब आप इससे दो सवाल को निकाल सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ये चाहते हैं कि समाज का जो निचला वर्ग दबा हुआ है वह पढ़े लिखे न, या तो ये चाहते होंगे। एक पॉजिटिव तर्क भी दिया जाता है। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे पढ़ने और पढ़ाने वाले व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग हो सकती है, और जिसके बारे में इतिहास है वो हो सकता है कि उस दोनों से अलग हो। अब यहां पे दो सवाल जैसे हमने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया सावित्रीबाई फूले के कार्यों का। अब इसका मतलब सीधी सी यह बात हुई कि सावित्रीबाई जो फूले द्वारा काम किया जा रहा था, निचले वर्ग के लोगों को पढ़ाया जा रहा था, उसे न पढ़ सके वो सभी लोग, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा होगा, विरोध किया होगा। एक तर्क यह दिया जाता है कि मतलब बाल गंगाधर तिलक खुद नहीं चाहते थे कि समाज का सबसे निचला वर्ग न पढ़े। अब दूसरी बात आती है कि बाल गंगाधर तिलक इसलिए उनका विरोध किए क्योंकि उस समय देश गुलाम था। तो पहली प्राथमिकता यह थी कि सभी लोग मिल करके समाज के सभी सदस्य मिल जाएं, आपस में एक हो जाएं और देश की आजादी के लिए संघर्ष करें। मतलब कि सबसे पहला काम यह करिए कि हम समाज को जगाएं नहीं, बल्कि समाज को हम मोटिवेट करें। किस चीज के लिए? देश की आजादी के लिए। दो तर्क हो जाते हैं। अब अगर बाल गंगाधर तिलक का यह मकसद था कि सबके सब मिल करके देश को आजादी के लिए लड़ो, तो कुछ हद तक सही लगने लगा। तो एक ही बात को तोड़ मरोड़ करके दो तरह से परोसा जा सकता है। फिर तीसरा कंडीशन यहां से क्रिएट हो जाएगा कि अगर बाल गंगाधर तिलक के अंदर यही बात थी, तो क्या पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई एक महिला निचले वर्ग के लोगों को जगा करके आगे ला रही थी? क्या उस दीप को उगने से मतलब जलने से पहले ही बुझा दिया जाए? किसी तरह से बड़ी मुश्किल से इतना संघर्ष करके एक मुकाम, थोड़ा सा सफलता हासिल किया था, क्या इनके कहने पे उसको तोड़ दिया जाए? और इस बात की क्या गारंटी थी कि आजाद भारत में दलित जो वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनका भविष्य सही होगा, सुरक्षित होगा? क्या गारंटी है? तो यहां पे बाल गंगाधर तिलक को थोड़ा सा नेगेटिव मार्क दिया जाता है कि इनका जो तर्क था, जो मना करने का कारण था, वो सही नहीं था। बाकी आपकी मर्जी, आप कमेंट में समझाइए हमको या लिख दीजिएगा भाई क्यों इन्होंने ऐसा कहा। अब आगे समझते हैं। तो यशवंतराव बाल गंगाधर तिलक की कहानी हमने बता दिया। फिर आगे कहानी बढ़ती है। देखिए, अब जो ज्योतिबा फूले थे, इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 18/11/1890 में। जब इनकी मृत्यु होती है तो सावित्रीबाई फूले के अंदर एक विचारधारा और थी। ये उन सभी बात का भी विरोध करती थी जहां पर केवल पुरुषों को ही हक अधिकार प्राप्त था। जैसे अगर किसी माता पिता का मृत्यु हो जाए तो उसे अग्नि संस्कार जो होता है, अग्निदाह करना या अग्नि देना, वो बेटा ही करता है या जेंट्स कोई करता है, कहने का सेंस ये है। लेकिन महिलाएं नहीं करती हैं। इन्होंने इस बात का भी विरोध कर दिया। ये अपने पति की लाश को लेती हैं, जाती हैं और खुद जलाती हैं। उसमें कंडीशन था कि बाल मुड़वाना जरूरी है, इन्होंने नहीं मुड़वाया। मतलब जो जो कंडीशन डाला गया उन सबका क्या कर दिया इन्होंने? विरोध कर दिया। तो मतलब जो बेटा करेगा वो भी ऐसा बात नहीं था। मतलब यशवंत राव ने अपने पिताजी, जो इनके पापा जो हैं ज्योतिबा फूले, हालांकि इन्होंने गोद लिया इनको, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं करना चाहते थे, मामला यहां यह था कि सावित्रीबाई फूले इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी, इसलिए इन्होंने खुद किया। अब यहां तक बात रही। अब देखिए, समय बीतता गया। 1890 में इनके पति मर गए। अब जब पति मर जाते हैं तो इनको लगा कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब एक काम करते हैं, पूरा जीवन समाज के सुधार में लगा देते हैं। और इन्होंने और जोर तोड़ से लग गई। जब और जोर तोड़ से लगी समाज को सुधारने के लिए, तो काम करते 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 एकदम व्यस्त रहीं और अपने जीवन में एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया इन्होंने। अब इस तरह से चलता चलता रहा। एक समय आया 1897 में, 7 साल बाद महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी होती है, महामारी, जो फैल गया।
जब वहाँ पे ये बीमारी फैलती है तो लोग मरने लगे तड़प तड़प कर। और सबसे बड़ी समस्या उनको हुई जो निचले वर्ग के लोग थे। निचले वर्ग के लोग कहने का मतलब ये हुआ जो दलित समाज के लोग थे, जिनके गले में जो हाड़ी था वो लटका हुआ था, कमर में झाड़ू बंधा हुआ था। उस समाज के लोग अगर बीमार भी हो गए तो कोई डॉक्टर जो उच्च वर्ग का था, उच्च वर्ग का जो डॉक्टर था। अब एक बात समझिए, जब एजुकेशन हाई लोग ही रिसीव कर रहे थे, मतलब जो शिक्षा थी केवल ब्राह्मण ही लोग पढ़ रहे थे, तो डॉक्टर कौन रहे होंगे? ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों ने कहा था कि दलित वर्ग को अगर हम छू दिए या उनकी परछाई भी पड़ गई या उनका कुछ भी हमसे टच पच हो गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। अब आप कल्पना करिए, बीमारी आई है, दलित वर्ग के लोग भी बीमार होंगे, हर कैटेगरी के लोग बीमार होंगे। जब हर कैटेगरी के लोग बीमार होंगे तो हर कैटेगरी का डॉक्टर कम से कम होना चाहिए। अब ब्राह्मण दलित वर्ग को टच करेगा नहीं तो मतलब जो दलित वर्ग के लोग थे उस बीमारी में क्या होने लगे? बीमार हुए, मर गए, क्योंकि इलाज करने के लिए डॉक्टर आगे आया ही नहीं। अब इस समस्या को इन्होंने जूझने के लिए इन्होंने खुद चालू किया, ये काम करते हैं, हम सेवा करेंगे सबका। जो समाज के सबसे निचले वर्ग के दबे हुए लोग थे उनकी खुद इन्होंने सेवा करना प्रारंभ किया। और करते करते ये सब कुछ चलता रहा। और 8 मार्च को एक छोटे से बच्चे को, एक कहानी मिस हो रही है उसको भी समझ लेते हैं। एक छोटा बच्चा था जिसको भी प्लेग हुआ था। उस बच्चे की देख रेख करते करते, अब हालांकि ये काफ़ी वृद्ध भी हो चुकी थी, अब वृद्ध अवस्था में बीमारी का इन्फेक्शन होना, मतलब किसी भी बीमारी का होना नॉर्मल है। तो उस बच्चे की देख रेख कर रही थी और वह बच्चा प्लेग का पेशेंट था, उसकी बीमारी आ गई इनके पास। अभी महामारी थी ही, तो जब यह बीमारी इनको हो गई तो इनकी बीमारी जो है होने की वजह से 8 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उस महिला का अंत हुआ जिस महिला ने हिंदुस्तान में शिक्षा की एक नई दीप जलाई थी, खत्म हो गई। और क्या कहें अब इसके आगे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पुत्र थे यशवंत राव, ये इनके प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हमको मिला नहीं, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने में असमर्थ हैं अभी फिलहाल में। हो सकता है कभी आगे हम भी, अभी पढ़ाई जारी है, एज ही कितनी है अब तो दे हो सकता है कभी कहीं मिल जाए, ज़्यादा डिटेल तो पढ़ लेंगे तो आपको भी बता देंगे। अब आगे समझिए, 1889 को, सॉरी गलत बोल दिया हूँ, 1889वां इनका बर्थडे था। जब इनका बर्थडे मनाया जा रहा था उस समय गूगल ने डूगल बनाया था। यह एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें गूगल एक अपना इमेज बनाता है और उस इमेज में इनका एक फोटो डाला। सोचिए, गूगल का जो, जब गूगल ने डूगल बनाया तो पूरी दुनिया ने इस महिला को देखा कि यह महिला वह महिला है जो हिंदुस्तान की पहली टीचर है, फीमेल टीचर। आज आप स्कूल में जाते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अगर ये महिला नहीं होती तो शायद कहने वाला भी मेल होता और जिसको कहा गया वह भी मेल होता। मतलब गुड मॉर्निंग वो सर ही होता, मैडम नहीं होता। ऐसी स्थिति होती, महिलाएं होती न महिला पढ़ने वाली न महिला पढ़ाने वाली होती, इतना अंतर होता यह महिला अगर नहीं होती। अब आगे समझिए, तो इनका जब बर्थडे मनाया गया तो गूगल ने डूगल बनाया, ये बात आपको समझ में आ गई। आज 3 जनवरी है और 2024 इस बार जो इनका है 193वां जयंती मनाई जा रही है। अब इनके बारे में जो कुछ था हमने आपके सामने समझा दिया है। अब देखिए, एक महिला है, इनका खुद का जो जीवन है लगभग 66 साल रहा। अब 66 साल में और इतनी गजब की इन्होंने काम किए, तो इनके हर एक काम के बारे में हम लोग आधे 1 घंटे में नहीं समझ सकते हैं, सच्चाई ये है। हालांकि मेन सारी जो बातें थी उसको हमने बताने की आप तक कोशिश की है और बहुत कुछ छूट रहा है। घंटों बोला जा सकता है इनके ऊपर और कुछ चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था वो आप तक पहुंचा दिया गया है। इनका एक नारा था कि अंग्रेजी मैया का दूध पियो। इस नारे का मतलब ये था कि हर बच्चे को इन्होंने कहा कि भाई उसी माँ का दूध पियो जो पढ़ी लिखी हो। कहने का मतलब ये था इनका कि अंग्रेजी मैया का मतलब इन्हें किसी इंग्लिश लेडी का ही दूध पीना है, ऐसा नहीं था। अंग्रेजी मैया का मतलब था कि पढ़ी लिखी माँ हो, उस माँ का दूध पियो। इनका यह सेंस था, मतलब चाहती थी कि हर लड़की क्या हो जाए, पढ़े।
इनके बारे में अगर और आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एक बेहतरीन इतिहासकार हुई, लेडीज़ हैं, जिनका नाम है ललिता धारा। ये इतिहासकार हैं जिन्होंने अंबेडकर और इनके ऊपर बढ़िया रिसर्च किया है और बहुत सारी चीज़ें इनकी द्वारा बताई गई है। एक बेहतरीन रिसर्च है, तो आप अगर समय मिले तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी दोस्तों हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जाते जाते जिस महिला ने हिंदुस्तान में शिक्षा का दीपक जलाया था आज शाम, उनके नाम पे एक दीपक अवश्य जलाइएगा। धन्यवाद साथियों।